जो मुझे स्ट्रेस हो रही है उस स्ट्रेस से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे को इस तरफ ले जाए। इंस्टेंट बच्चा पेरेंट्स के साथ आके वो शेयर करे, वो स्टोरीज इधर ही रह जाती हैं, वो धीरे धीरे पाइल अप होती हैं, वो स्ट्रेसफुल बनती हैं। फिर वो जो स्ट्रेस के वे आउट के लिए बच्चा ड्रग्स की तरफ या बाकी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। लाइफ बहुत हद तक डिफाइन होती है हमारी सोच से, और सोच इंस्पायर होती है हमारे आसपास हो रही बहुत सी चीज़ों से, है ना। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और इंस्पायर सीरीज का ये खास सेशन आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। इट्स एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, और आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। रमेश सर, सबसे पहले क्योंकि हम ड्रग अब्यूज़ के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर सिंस यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एक बच्चा अगर ड्रग अब्यूज़ की तरफ आता है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस? साइकोलॉजिकल रीजंस, बिकॉज ड्रग अब्यूज इज अ मल्टी प्रोंग प्रोसेस जिसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल रीजंस रहते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है साइकोलॉजिकल रीजंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द हिडन वन, दे आर द लेटेंट वन। तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबको ही मज़ा चाहिए या रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ और पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता हूँ। जो मुझे स्ट्रेस हो रही है उस स्ट्रेस से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अपने पीयर ग्रुप में फिट होना चाहता हूँ, मैं उसमें आउटकास्ट नहीं होना चाहता। मैं सोचता हूँ कि मैं इनविंसिबल हूँ, कि मुझे नहीं हो सकता। मुझे ये भी लगता है कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। मैं सेंसेशन सीकर हूँ, मुझे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो ये सारे रीजंस जो हैं ये बनते हैं ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाने के लिए, जिसमें मैं कहूँगा रिवॉर्ड जो उसको हाई होने से मिलता है, जो उसको विदड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल करके जो उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जो वो ड्रग्स लेके अपने पीयर ग्रुप में फिट बैठता है, जो उसको लगता है कि शायद इससे स्ट्रेस बस्टिंग हो जाएगी, और जो उसको लगता है कि मैं जब चाहूँगा इसको छोड़ पाऊँगा, कि उसको उसके जो एक्चुअली हार्म्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे जो है इंटरनल कॉजेज़, जिसमें उसकी मेंटल हेल्थ, जिसमें उसका पीयर ग्रुप में फिट होना, जिसमें उसका रिवॉर्ड लेना चाहना, तो ये सारे कारण बनते हैं उसका ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाने के। क्यूरियोसिटी तो आई बिलीव इस एज में होती ही होती है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस एज में 3 लोग एक बच्चे के सबसे करीब हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स, और फिर दोस्त। तो पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है एक बच्चे को किसी भी ऐसी चीज़ में घुसने से बचाने के लिए, और अगर बाय चांस बच्चा इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग अब्यूज़ में, उसको किस तरह से वो सेफ गार्ड कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स को एक साइको एडुकेट होने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे का जो एडोलेसेंट है उसका ब्रेन कैसा है। उसका ब्रेन दूरदर्शिता वाली चीज़ें नहीं सोच सकता, उसका फोर ब्रेन डेवलप नहीं है, लिम्बिक सिस्टम डेवलप है, वो इमोशनल है, वो एक्सपेरिमेंटिंग है, वो क्यूरियस है, वो आइडेंटिटी बना रहा है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, बट उसको लॉन्ग टर्म की कोई सोच नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड, अगर बच्चा इस एज में, बिकॉज आपको पता है एग्ज़ाम की स्ट्रेस, एकेडमिक्स की स्ट्रेस, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप की स्ट्रेस, तो वो सारी स्ट्रेसेस जो हैं उनसे वो कोप अप करना चाहता है। तो कोप अप करने के लिए ड्रग अब्यूज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बनता है, और वो तब बनता है जब हमारी कम्युनिकेशन पेरेंट के साथ ओपन अप नहीं है, जब हमारे वार्म रिलेशंस नहीं हैं, जब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई विल सीक सोलेस इन माई फ्रेंड ग्रुप। तो फ्रेंड ग्रुप विल रेफर मी टू ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है, नॉन जजमेंटल लिसनिंग टू योर किड्स, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, हैविंग इमोशनल बॉन्ड्स विद देम, बीइंग विद देम। तभी तो आप उनके जो सिम्टम्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रही हैं, उनमें जो इमोशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अगर वो चला गया है तो मुझे लगता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन से पे हम अगर जोर लें, दैट इज़ फार बेटर। तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन तभी होगी जब बच्चा घर आके कोई भी जो चीज़ है उसको इमीडिएटली आपके साथ शेयर करेगा। अगर चला गया है तो इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प लें, उसको
काउंसलर को या जो रिहैब है उसको एक स्टिग्मा ना बनाएं, उसको हाइड मत करें, उसको डिनायल मोड में मत जाएं, इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द प्रोफेशनल्स एंड आई थिंक दिस इज़ क्योरेबल इफ इट इज़ इन द इनिशियल स्टेजेस. बट मैं फिर से एक बार एम्फेसाइज करता हूँ कि पेरेंट्स को इमोशनल जो सपोर्ट है बच्चे को, भावनात्मक जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट, वो अगर दें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी स्ट्रेस या ऐसी कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे को इस तरफ ले जाए. इंस्टेड बच्चा पेरेंट्स के साथ आके वो शेयर करेगा. सर, क्वालिटी टाइम की आपने बात की. एक पुराने लोग कहते थे कि 12 साल तक बच्चे को वक्त दो और उसके बाद उसके साथ दोस्त बन जाओ, है ना. बट आज की जनरेशन मेजरली पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, टाइम है ही नहीं, तो वो क्वालिटी बॉन्ड डेवलप कैसे होगा? क्वालिटी बॉन्ड डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रियलाइजेशन चाहिए कि हाउ मच हार्म वी आर डूइंग. तो हमें यही नहीं पता कि हम कितना हार्म कर रहे हैं बाई रिप्लेसिंग आवर सेल्स विद द फोन्स. ये मैं हर जगह जाता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज पॉइजन, प्लीज सेव योर किड फ्रॉम दिस. क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको 2 घंटे या 4 घंटे दो, आप उनको आधा घंटा दो, बट वो आधा घंटा उनका हो. मतलब उसमें फ़ोन ना हो, उसमें मोबाइल के साथ टीवी ना हो, उसमें कोई और गॉसिप ना हो, बच्चे की डेली की स्टोरी हो, उसमें और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. तो क्वालिटी टाइम, मैनी पेरेंट्स थिंक आई एम सिटिंग विद माई चाइल्ड फॉर होल ऑफ द डे, बट मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है. दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम. सो क्वालिटी टाइम डजंट मीन बाई क्वांटिटी. अगेन द टर्म इज क्वालिटी मीन्स सिंगल फोकस्ड quality time, attending to the child, listening to the child, talking less, listening more, and that too non-judgmentally, what we'll call. तो ये पॉसिबल है कि उनके साथ आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके जब बात करेंगे, तो दैट इज क्वालिटी टाइम विच कैन बी, आई थिंक वी कैन अफोर्ड दिस मच. सर, आपकी बात से मुझे याद आया कि हम जब बहुत छोटे थे तो डिनर टाइम पे, है ना, एटलीस्ट कोई एक मील के टाइम पे दादी सबको बिठाती थी और सबसे पूछती थी कि आज क्या हुआ दिन में. अब वो कन्वर्सेशंस फोन से रिप्लेस हो गई हैं. तो आपके हिसाब से, आपने क्वालिटी टाइम की अगर बात की, पेरेंट्स के लिए ये समझना कितना ज़रूरी है कि हमें समझाने से ज़्यादा बच्चे को समझना ज़रूरी है? राइट. काउंसलिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है लिसनिंग. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं. मैं टीचर से बात करता हूँ, पेरेंट से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं हम इसकी काउंसलिंग कर दी. काउंसलिंग कर दी मतलब उसको पका दिया आधा घंटा या उसको सुजेस्ट कर दिया. नोबडी, किड्स आर नॉट विलिंग टू लिसन, दे आर विलिंग टू टॉक. तो आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसा कंपैशनेट प्रेजेंस बनाना है जिसमें उनकी एंग्जाइटीज आपको एब्जॉर्ब करनी है. स्टोरी वाली जो बात कहीं, फर्स्ट टाइम होता है व्हेन द चाइल्ड कम्स फ्रॉम द स्कूल. आई थिंक वो इमीडिएटली यहाँ पे स्टोरी होती है. द चाइल्ड इमीडिएटली वांट्स टू टॉक, बट मोस्ट ऑफ, अनफॉर्चुनेटली इस मॉडर्न वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट एट होम. तो वो फिर मेड होती है, मेड के साथ वो बॉन्ड नहीं होता और वो स्टोरीज इधर ही रह जाती हैं. वो धीरे धीरे पाइल अप होती हैं, वो स्ट्रेसफुल बनती हैं. फिर वो जो स्ट्रेस के वे आउट के लिए बच्चा ड्रग्स की तरफ या बाकी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है. अब दूसरा सेगमेंट जिसके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो है टीचर्स. सो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स में काउंसलिंग सेल्स बेशक बन गए हैं, बट वो कनेक्शंस जो शायद हम एज किड्स महसूस करते थे वो अब उतने नहीं रहे. हम अपने टीचर्स के साथ डरते भी थे, बट स्टिल एक बॉन्ड महसूस करते थे. सो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा इस पे कहना है कि टीचिंग इज नॉट जस्ट एकेडमिक प्रोसेस, इट इज़ ए सोशल इमोशनल प्रोसेस. किसी टीचर को पूछा गया UN लेवल पे कि टीचिंग क्या है, उसने कहा टीचिंग इज ए रिलेशनशिप. You cannot change an individual unless you have a bond with that child. आजकल बच्चे क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है. They don't bother. Just unless you have emotional bond, all your suggestions are going to fall flat on them. वो they will not listen to it. तो मुझे लगता है कि टीचर्स पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनको ऑब्जर्व करता है. पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स को फर्स्ट लेवल काउंसलर बनना पड़ेगा. टीचर्स को ही ऑब्जर्व करके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज बड़े सारे रेड फ्लैग्स हमें स्कूल्स में मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल उनका एब्सेंट होना, उनके फेस पे वो जो फ्लैटेंड इफेक्ट या इमोशंस का दिखना, उनका सैड दिखना, उनके जो एकेडमिक मार्क्स हैं उनमें कमी आना, उनकी जो हाइजीन है उनमें कमी आना, उनके जो बाकी जो दोस्त हैं उनका चेंज होना. तो ये सारी चीज़ें टीचर्स ऑब्जर्व कर सकता है.
उसके अलावा टीचर्स अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे, थोड़ा टाइम स्पेंड जैसे माइंडफुल एक्टिविटीज़ पे, थोड़ा लाफ्टर पे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, तो मुझे लगता है वो जो हाई है जो बच्चे ढूंढ रहे हैं, या वो जो बच्चे स्ट्रेस बस्टिंग करना चाहते हैं, अगर वो टीचर कराए तो मेरे ख्याल से बॉन्ड भी बनेगा और बच्चे इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं जाएंगे। अगर स्कूल लेवल पे अवेयरनेस की बात करें, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने उसको डिच कर दिया, उस इमोशन को रेगुलेट करना उसको नहीं आता। पढ़ाई में वो करना चाहता है पर उतने मार्क्स नहीं आ रहे, पेयर प्रेशर के साथ नहीं बॉन्ड कर पा रहा या एकेडमिक्स में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो कोप अप मैकेनिज्म आई बिलीव स्कूल में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। स्कूल में भी और घर में भी एक करिकुलम है, हम उसको बोलते हैं SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग, बहुत पॉपुलर है। अब एक और एमरी यूनिवर्सिटी है USA की, उन्होंने एक और करिकुलम निकाला है, दैट इज सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग। लाइफ स्किल एजुकेशन ये तो बहुत पुराना हो गया, WHO ने लाइफ स्किल्स का जो सेट दिया है, अब 21st सेंचुरी स्किल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स को सोशल इमोशनल लर्निंग, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए, इमोशनल रेगुलेशन होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। तो जब तक स्कूल्स में बच्चे की हैप्पीनेस को और उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को हम पढ़ाई के बराबर नहीं लेंगे, जब तक हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मुझे लगता है स्कूल्स आर द फाउंडेशंस फॉर सोशल चेंज। वी हैव टू बिगिन डेवलपिंग द इमोशंस, developing the social, emotional, and life skills of the children. This is the only way we can equip them with the skills. For example, saying no or refusing. We cannot say no because we have never been taught. एग्जैक्टली तो assertiveness सिखाना बच्चे को, ना करना बच्चे को सिखाना, अपना जो फेलियर के साथ कोप अप करना, रिलेशनशिप के साथ ब्रेकअप जो कोप अप करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, जो छोटी मोटी हैसल ज़िंदगी में आ रहे हैं, एकेडमिक्स के साथ, एकेडमिक स्ट्रेस के साथ कोप अप करना। एक बड़ा छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, NCERT ने कहा कि 80% बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस अभी भी एकेडमिक्स है। तो कंक्लूड में ये कहूँगा, वी हैव टू टर्न स्कूल्स इनटू हैप्पी स्कूल मॉडल्स, बिल्डिंग देयर इमोशंस। रीजन बीइंग कि ओवर द ईयर्स हमने सिर्फ उनका एक तरफा विकास किया है, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकास या हिंदी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जब तक हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, भावनाओं को उनके परिपक्व नहीं करेंगे, उनके जो जीवन कौशल है उनका विकास नहीं करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में आती रहेंगी। और एक बार ये हो जाएगा तो ड्रग अब्यूज छोड़ो, कोई भी जो बला बच्चे के पास आएगी, बच्चा सशक्त होगा कि उसे उनको वो handle करने दूर के से लिए। भी हैंडल कर लेगा। तो सर अब आते हैं तीसरे तबके की तरफ, जो एक बच्चे के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसके दोस्त। सो वी टोटली नो कि पेयर प्रेशर या पेयर इन्फ्लुएंस एक बच्चे पे सबसे ज़्यादा होता है। एक बच्चा जो अकेला महसूस कर रहा है, ही जस्ट क्रेव्स फॉर लव और अटेंशन में बी, और मोस्टली ऐसे ही बच्चे किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से उनको निकलना कैसे है नहीं पता। सो कैसे समझें कि कौन लॉयल फ्रेंड्स हैं और कौन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, ये साइकोलॉजिकल ही नहीं, ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भी है कि उस एज में हमें एक ग्रुप चाहिए, उस एज में हमें एक वैलिडेशन चाहिए, उस एज में हमें एक नॉर्म चाहिए कि हमें एक इंडिपेंडेंस के लिए हमें एक पीयर ग्रुप चाहिए। बट वो डिस्क्रिमिनेशन होना, मुझे लगता है वो घर से ही कुछ वैल्यूज जब हमारे अंदर डाली जाएं कि जो भी बच्चा, फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड जो आपको गाइड कर रहा है, सपोज नॉट ड्रग्स बट एनीथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज अच्छा बुरा तो नॉर्मली घर में भी सिखाया जाता है कि सिगरेट अच्छा नहीं है, या बीड़ी अच्छी नहीं है, या रिलेशनशिप वाली बातें या बाकी सारी सिखाई जाती हैं। मुझे लगता है घर में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, स्पेशली मदर्स द्वारा या मदर और पेरेंट्स के द्वारा, तो वो जो उनका पीयर ग्रुप है, जब उनको वो उस तरह रेफ़र कर रहा है, सपोज ड्रग्स के लिए या वाइन के लिए या सिगरेट के लिए या कोई रिलेशनशिप के लिए या किसी मूवी के लिए या बंक करने के लिए, तो दिस इज़ प्रेटी ऑब्वियस दैट ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। तो आई शुड इमीडिएटली अवॉइड, आई शुड हैव अ करेज एंड कैपेसिटी टू से नो, आई शुड हैव वो बड़ी बार हमने कोट्स पढ़े होंगे, इट्स बेटर टू बी अलोन दैन इन ए बैड कंपनी। तो 100 जो
नेगेटिव लोग हैं या 100 लोग जो आपको एक साथ अगर कोई नेगेटिव भी चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट। मैनी टाइम बच्चों में क्या होता है कि आई एम लेफ्ट अलोन, सारे विस्की ले रहे हैं, सारे बियर ले रहे हैं, सारे सिगरेट पी रहे हैं, तो आई एम लेफ्ट अलोन। सो बच्चों को ये करे जाना चाहिए, इफ़ आई एम गुड अलोन भी मेरे लिए इट्स ओके टू बी अलोन। सर आपने इंट्यूशन की बात की, बट मुझे लगता है हमारी इंट्यूशन बहुत हद तक ना इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय द काइंड ऑफ सराउंडिंग वी आर इन। सबसे पहले घर, क्या आपके घर में हाउ ओके इज इट या हाउ कूल इज इट टू कंज्यूम अल्कोहल और एनी अदर सबस्टेंस, है ना, पहली चीज़ ये। दूसरा जो भी हम स्क्रीन्स पे देखते हैं, चाहे वो टेलीविजन है या मूवीज़ हैं या सॉन्ग्स हैं, वो भी एक बच्चे के इंट्यूशन को इम्पैक्ट करता है। एंड देन तीसरा ऑब्वियसली कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, मोहल्ले में, शादियों में किस तरह का माहौल देख रहे हैं। तो ऐसे केस में अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना कैसे पॉसिबल है? इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना एक बात है। लेट मी कम टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि एज ए कम्युनिटी, एज ए मीडिया, एज ए सेंसरिंग एजेंसी, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो नॉर्मलाइज कर दिया है सब चीज़ों को, ड्रग्स को, वाइन को, आप देखो सभी जगह पे, तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल स्टोरी कि एक इंडिविजुअल का घर नहीं है, ये आग है जिसमें मैं और हम वो सारे हम झुलस जाएंगे। तो इसलिए सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि विल पावर स्ट्रांग रखो, या काउंसलर कहता है विल पावर स्ट्रांग रखो। दिस इज नॉट अबाउट विल पावर। हमारा जो ब्रेन का रिवॉर्ड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वही हाईजैक हो गया होता है। तो बट आई एडवाइस कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, बच्चों के सामने ऐसी रोल मॉडलिंग नेगेटिव ना करें। अगर कोई नेबर्स हैं तो वो एक कम्युनिटी वाला विजिलेंस या सर्वेलेंस रखें। अगर सेंसर बोर्ड है तो सेंसर बोर्ड अपना जो काम है वो उस तरह के गानों को, या उस तरह के, जैसे अभी आपने देखा होगा दिलजीत के बड़े सारे सॉन्ग्स में उनको कहा कि आप नहीं गाओगे ऐसे गाने जिसमें शराब आती, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपका जो सवाल था कि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही तरीका है, टू गेट इन टच विद योर सेल्फ। हमारे सबके अंदर एक इनर गाइडिंग मैकेनिज्म है। इनर गाइडिंग मैकेनिज्म हमारा सबका खराब हो गया बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद आवर सेल्फ। इन टच विद आवर सेल्फ होता है वही, जैसे मैंने कहा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। हमारी सारी जो स्पिरिचुअल एंशिएंट प्रैक्टिसेस थी, ध्यान, पूजा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो हर तरह की, आई थिंक द wisdom lies in our ancient spiritual literatures and practices. Very right. Is drug abuse actually a mental health pandemic sort of thing? It is. I think हमें इसको सुपरफिशली या कॉस्मेटिक तौर पे देखने की ज़रूरत नहीं है। पेडलर्स को पकड़ें, सप्लायर्स को पकड़ें, अवेलेबिलिटी कम करें, ये सब। बट साइमल्टेनियसली मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, जो कर भी रही है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही, कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए बच्चों की, स्कूल्स में की जाए, कॉलेजेस में की जाए, कि बच्चे हमारे किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। उसी मनोदशा की, कोई खुशी लेना चाहता है उसके लिए जा रहा है, कोई अपनी स्ट्रेस को बस्ट करना चाह रहा है उसके लिए जा रहा है, कोई एज ए कोपिंग मैकेनिज्म जिसको हम मल अडेप्टिव कोपिंग कहते हैं, कोई उसके लिए जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ अगर हम एंश्योर करेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे ड्रग अब्यूज स्क्रीनिंग के साथ साथ, तो मुझे लगता है वी विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू कर्ब ड्रग मैनेस और ड्रग अब्यूज, बिकॉज ड्रग अब्यूज कैन बी रिड्यूस टू अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, बट जब ये ऑनसेट होता है तो आप देख लीजिए कोमॉर्बिड जिसको कहते हैं, कि इसके साथ साथ आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स और बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य को एड्रेस नहीं करेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ को सिक्योर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये चीज़ें होती रहेंगी। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को इंश्योर करेंगे तो बड़े हद तक मैं कहता हूँ हम ड्रग अब्यूज़ को भी रिड्यूस कर पाएंगे। डेफिनेटली। और आई थिंक आज की कन्वर्सेशन का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ही ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अगर जेन्युइनली, मुझे नहीं लगता हमारे घरों में इस बारे में बात भी होती है, नहीं, पर आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सो वी रियली होप कि आज के सेशन से आप इंस्पायर हो और अपने घर में, अपने आसपास, कम्युनिटी लेवल पे शुरुआत तो ज़रूर हो कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को इमोशनली समझने की कोशिश करें और एक हैप्पियर देश को बनाने की तरफ हम आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये था इंस्पायर, एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। मेरा नाम है श्वेतिमा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।